अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मंडे ब्लूज़ जब लेट हो जाते हैं तो वो ट्यूसडे को आ जाते हैं। जोक्स अपार्ट, आई एम वेयरिंग LSM फैब्रिक्स और इनकी ज़बरदस्त नई कलेक्शन आने वाली है जी, जिसका नाम है दास्तान। प्री बुकिंग मंडे से शुरू हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान में ये लॉन्च हो जाएगा टिल द 18th एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट दे प्रेजेंटेड दीज 2-3 आउटफिट्स टू मी। तो मैंने कहा मैं आपको पहन के बताऊँ और बताऊँ कि द मटीरियल इज़ रियली सॉफ्ट, इट्स वंडरफुल एंड ऑफ कोर्स इट्स समथिंग दैट यू शुड टेक अ लुक एट। अच्छा जी, अब आज ज़रा बात करते हैं हमारी नीयत के हवाले से। हमारा दीन हमें ये बार बार कहता है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है, यानी कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसके पहले आपने सोचा क्या है, क्या आपका इरादा है, क्या आपका मकसद है। जो हो सकता है आप रिवील ना करें, लेकिन बहरहाल वो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में छुपा हुआ है। तो अल्लाह ताला कहता है मैं उस नीयत को देखता हूँ और दिलों का हाल जानता हूँ। लेकिन हाल ही में मैंने एक और सेइंग पढ़ी और इस में लिखा हुआ ये था कि योर चॉइसेस रिवील योर इंटेंशन। हम कहते हैं ना कि दिलों का हाल तो सिर्फ खुदा जानता है, लेकिन हम किस तरह अंदाज़ा लगाएं कि अगले बंदे की नीयत क्या है। अगर आप बगौर उस शख्स को उसकी लाइफ की चॉइसेस पे देखें कि उसका इंतखाब क्या है, वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, किस चीज़ में उसे मज़ा आता है। यानी कई लोग कहते हैं कि जी प्रोफेशनली हम लोगों से डील कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी मकान की या किसी ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त का मामला है, और कोई शख्स है जो इंटरेस्ट दिखाता भी है लेकिन एक तरह से आपको रोक के रखे हुए है और आपके साथ ना वो कमिटमेंट पूरी हो रही है और साथ साथ आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग हंकी डोरी। कई लोग इस बात से भी बड़े नाला होते हैं कि कुछ लोग अगर पैसे ओ करते हैं, किसी को पैसे वापस करने होते हैं, तो अगर आप उनकी लाइफस्टाइल को देखें तो उनकी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आ रही। वो वेकेशंस पे भी जा रहे हैं, हो सकता है नई गाड़ी भी ख़रीद रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कई लोगों के दिल में फिर ये बात आती है कि इनके लिए ये प्रायोरिटी क्यों नहीं है कि अगर इन्होंने किसी के पैसे देने हैं तो पहले उस चीज़ को क्लियर किया जाए। सो आई थिंक इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है वो आपकी नीयत है। अगर आपकी किसी के काम आने की नीयत है ही नहीं तो पर आप हीले बहाने बनाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ चॉइसेस अगले बंदे को ये बिल्कुल बता देंगी कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो हम कहते हैं ना, जिस तरह के अगर आप स्पाई मूवीज़ देखने के शौकीन हो मेरी तरह, कि देयर इज़ नो परफेक्ट मर्डर, खूनी या कोई भी मुजरिम अपना कोई ना कोई निशान छोड़ के चला ही जाता है। तो इसी तरह ये भी बड़ा अहम है कि आप ये देखें कि ज़िंदगी की चॉइसेस किस तरह चल रही हैं। दूसरा मामला ये कि अब एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया की खबरों पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। लेट्स टेक अ लुक। उलझन और चिड़चिड़ाहट महंगी पड़ गई। चीन में 42 साल शहरी ने बेजार होकर सड़क पर $14,000 उड़ा दिए। देखा आपने कितनी, यानी यहाँ पे हम शादी के वक्त सोच रहे होते हैं कि सोने का सेट गिफ्ट करें या ना करें, और ये सवाल शुरू हो जाता है कि ये अहम शख्स है या नहीं, ये कितना करीबी रिश्तेदार है, क्या बनता भी है हमारा देना या नहीं। एंड ऑन दी अदर हैंड लोगों ने टॉयलेट्स खालिस सोने के बनाए हुए। ये है जी हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में हालत। हम कितनी वक़्त देते हैं पैसे को। आई डोंट नो कि ये किस तरह का माइंडसेट है, बट एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। और दूसरा एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, ये हैलोवीन का इवेंट, ये मुझे कभी समझ में नहीं आता। पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप में अगर देखें, लोग बड़ी दिलचस्पी इसमें दिखाते हैं। मेरे ख़ानदान में भी कुछ बच्चे हैं, कुछ मेरे कज़न्स हैं जिनको पूरा साल इंतज़ार रहता है, बिकॉज़ वो अमेरिका में रहते हैं। तो वो एक तो ट्रिक और ट्रीट, यानी आप मोहल्ले में निकल जाते हैं और आप लोगों से जो आपका कॉस्ट्यूम होता है उस पर दाद वसूल करने के लिए कहते हैं कि जी हमें कोई कैंडी दी जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इट्स समथिंग दैट ब्रिंग्स द कम्युनिटी टुगेदर। लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा एक्सट्रीम लेते हैं, लाइक उनका घर का माहौल भी वो पूरा उसको हॉन्टेड लुक देने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि किस किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा सकता है। खाने की जो गुडीज़ होती हैं उनको ऐसे बनाया जाता है जैसे वो कोई बहुत खौफनाक चीज़ है। इस वक्त बड़े आम तरीके से मिलती है फेक ब्लड, यानी जो कि एक्चुअली कैंडी सिरप होता है लेकिन वो दिखता बिल्कुल खून जैसा है। ये मुझे कभी भी त्यौहार समझ नहीं आता, और अगर आप इसके शौकीन हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वैसी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने वाली चीज़ें मज़ीद एडिशन ना किया जाए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर मैंने देखी कि कैलीग्राफी, यानी जो ख़त्ताती होती है वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में, और उसमें महारत हासिल करने के लिए साल लग जाते हैं। एक टर्किश कैलीग्राफर का एक वीडियो आजकल वायरल हुआ है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, इफ़ माई टीम कैन प्ले दैट। और इसमें आप देखें कि उन्होंने बड़ी महारत से जो कांटा छुरी चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, इस फोर्क से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ख़त्ताती की
किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो स्पेशली वो म्यूज़िक लिखने के उसके जो सिम्बल्स होते हैं वो इससे बना रहे हैं। सो आई थिंक कि इंसानी क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है। आप किसी भी चीज़ में अगर आपका तजस्सुस हो और आपकी इंटरेस्ट हो तो आप उसके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। और तभी हम कहते हैं बच्चों को गलती करने से, एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं रोकना चाहिए। तो वी थॉट वी आर गोइंग टू शेयर दिस विद यू, एंड दिस इज़ एन एक्टिविटी आई थिंक यू शुड ऑल्सो अलाउ चिल्ड्रन टू डू। कभी आप उनको ये इस तरह बताएं कि ये 5 नंबर एक साथ लिखे जा सकते हैं या 2 नंबर एक साथ लिखे जा सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल टू ट्राई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जिस तरह के हमने कहा कि आज हमारा जो मेन फोकस होगा कि हम कोई भी चीज़ करने से पहले हमारी नीयत क्या होती है, लेकिन कभी कभार हमारी नीयत ना भी हो, घर में झगड़े वगैरह बढ़ जाते हैं। झगड़ों में जेंडर्स यानी जो ख़वातीन हैं और मर्दों का रवैया किस तरह मुख्तलिफ है, आज हमारा ये बिग टॉपिक होगा। ख़ास तौर पे अगर घर में मौजूद 2 मर्दों के दरमियान झड़प हो जाए तो फिर ख़वातीन को क्या करना चाहिए। अगर एक वालदा हैं और बेटे और वालिद साहब की आपस में लड़ाई हो गई, क्या उनको इसमें इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या 2 भाई अगर लड़ पड़े हैं तो क्या उनकी बीवियों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उससे क्या मामलात मज़ीद बिगड़ते हैं या संभलने के आसार नज़र आते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, इसमें कानूनी कार्रवाई तक भी पहुंच जाते हैं लोग। तो बड़े ऐसे केसेस हमारी कोर्ट्स में आए हुए हैं जिसमें 2 भाई जायदाद के चक्कर में या किसी छोटी नोकझोंक के चक्कर में वहाँ तक पहुँचे। ये होगा हमारा आज का बिग टॉपिक। लेकिन पहले 9 to 10 हम एक और नज़र डालेंगे हमारी टॉप स्टोरीज़ पे, एक्शन का रिएक्शन पे, एंड ऑफ कोर्स मिलो पे। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। द वर्ल्ड इज़ अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे। इसके बाद जो सबसे बड़ा मामला रहा है, हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे खित्ते इस वक्त इकनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहे हैं। और कल जिस तरह के हमने देखा कि सडनली ऑयल प्राइसेस जंप की हैं, इसके क्या असरात इकॉनमी पे, ओवरऑल वर्ल्ड इकॉनमी पे पड़ सकते हैं। क्योंकि कई तज्ज़ियाकारों का ये मानना है कि नवंबर 2019 में ऑलरेडी द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अ रिसेशन एंड एन इकोनॉमिक स्लो डाउन। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप स्टोरीज अबाउट व्हाट इज आज इन फोकस। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबात के लिए बुर्का लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन वापस। वज़ीर इत्तलाआत शौकत यूसुफज़ई का कहना है सरकारी स्कूलों में तालिबात के लिए अबाया लाजमी करार नहीं दिया गया, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसकी वजाहत तलब कर ली गई है। ये भी कहा गया कि अबाया बुरी चीज़ नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास का 19 नकाती एजेंडा जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सऊदी तेल तनसीबात पे हमले के पीछे मुमकिना तौर पर ईरान है। हमले से मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ठोस सबूत चाहते हैं। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, ताहम हम सबसे बेहतर तौर पर तैयार हैं। जी जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बड़े दिनों के बाद आपको इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी डाइवर्स टॉप स्टोरीज़ मिली होंगी। सबसे पहले कुछ कमेंट्स करना चाहूँगी खैबर पख्तूनख्वा में जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन के हवाले से, जिसमें कहा गया कि लड़कियों के लिए, ख़वातीन तालिबात के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक बड़े से अबाया या चादर को अपनी यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाएं। ये जब लाजमी तौर पर एक तरह से लागू किया गया तो लोगों ने इस पर इजहार इख्तिलाफ़ किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें जो चीज़ मेरे ख्याल में डिबेट को या इस डिस्कोर्स को हाईजैक कर लेती है वो ये है कि खुदा न खासा इस लिबास या इस पैरहन के हवाले से अगर कहा जा रहा हो कि अबाया बुरी चीज़ है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इस नोटिफिकेशन की जब लोग तरदीद में निकले या लोगों ने इससे इख्तिलाफ़ किया, उसकी लाजमी वजह ये थी कि इसके रीजनिंग में ये कहा गया कि ये ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा अहम है। यानी इससे वो बुरी निगाह से, किसी भी ऐसे वाक़े से जिसको हम
अवॉइड करना चाहें, किसी भी हमले से बच सकती हैं। सवाल ये है कि अगर आप ऑलरेडी रियलाइज़ करते हैं कि ख़वातीन के लिए सिक्योरिटी मामला संगीन है या उन पे इस किस्म की किसी पेशरफ्त का एक इंडिकेशन हमें मिलता है सोसाइटी में, तो आप मज़ीद उनको विक्टिमाइज़ नहीं कर सकते। आप मज़ीद ख़वातीन पे ही इस बात की ज़िम्मेदारी या इस बात का ब्लेम नहीं रख सकते कि उनको अपना पहरावा, अपना चाल चलन, अपना उठना बैठना और अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलना होगा अगर वो महफूज रहना चाहते हैं। अगर हमें ये लगता है कि लड़कियाँ या तालिबात गैर महफूज हैं, तो इसके लिए इक़दाम इस तरह करने चाहिए कि जो अग्रेसर्स हैं, इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन, जो लड़कों की तरफ इशारा मिलता है या मर्द हज़रात की तरफ इशारा मिलता है, उनमें ये आगही पैदा की जाए ताकि अग्रेसर्स को रोका जाए। ये अगर इसकी रूह को देखा जाए, अगर इसके एसनोसिफ एसेंस को देखा जाए, ये ख़वातीन की मज़ीद हक तलफ़ी है और इसी वजह से लोगों ने इसको काफ़ी हद तक निगेट भी किया, इसके अगेंस्ट भी गए और अब ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। अच्छा जी, अगली खबर ये जिसके बारे में हम कह रहे थे कि इट्स अबाउट अ वेटिंग गेम। भारत ने जो इतनी ज़्यादा फ़ौज तैनात की हुई है मकबूजा कश्मीर में, उसका यही नतीजा निकलना था। जो झड़प का या रेजिस्टेंस का इंदिया दिया जा रहा था, शायद वो उनके सामने नहीं आया और कहीं ना कहीं तज्ज़ियाकार ये मानते हैं कि शायद इनका ख्याल था कि पाकिस्तान इस जंग में एक तरह से खिंचा चला आएगा या किसी तरह पाकिस्तान की फोर्सेस को इंगेज कर दिया जाएगा। तो नाउ आफ्टर 40 डेज़ पाकिस्तान ने अपने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू को उठाना पड़ेगा। दैट इज़ वेयर द टेस्ट ऑफ द पुडिंग नाउ लाइज। अब देखना यह है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की जो हक तलफी हुई है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो उनका एक अपना ऑर्गेनिक रद्द अमल है, उसके बाद सूरत हाल क्या बनती है। मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखना यह है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर किस तरह मेंटेन रहेगा। इन इवेंचुअली हम ये देखना चाहेंगे कि कश्मीरी अवाम को अपना हक रायदही ज़रूर मिले। अब बढ़ते हैं द नेक्स्ट बिग स्टोरी की तरफ, जिसकी वजह से इस वक्त सब परेशान हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और जंग की तरफ मशरिक़ वस्ता को झोंक दिया जाएगा। सऊदी अरब में ऑयल की तनसीबात पे एक हमला हुआ, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि उनके पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं, ठोस सबूत का भी इंतज़ार है, लेकिन उनका अंदाज़ा ये है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो वहाँ से तेल निकालने का अमल था, सप्लाई जो थी, वो कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए मुअत्तल हुई है और हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस एकदम जंप कर गई हैं। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वॉर पे और पीस एंड स्टेबिलिटी की सिचुएशन पे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड तज्ज़ियाकार हसन खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन, बड़ी इस पर्टिकुलर स्टोरी के बहुत सारे पहलू निकलते हैं। सबसे पहले इसके इक्तिसादी पहलू के हवाले से बात करना चाहेंगे। इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इस वक्त तेल की फरामी का अमल थोड़ी देर के लिए रुका है। कहा यह जा रहा है कि ब्रेंट की जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो $60 पर बैरल हैं, लेकिन हो सकता है वो 70 पे चली जाएँ। 15% का हाइक है और ये अनप्रेसिडेंटेड हाइक है इन द लास्ट 30 ईयर्स। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी? सिद्रा, ये जो प्राइसेस थी ये $71 को टच करके एक दिन के अंदर थोड़ा सा वापस रिसीड किए हैं जी। और इसका मतलब ये है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो ऑयल सप्लाई डिसरप्शन है ये बहुत थोड़े अरसे के लिए नहीं है, इसका कुछ इम्पैक्ट सप्लाई चेन पे आएगा। सही। अब आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त US और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, जिससे ऑलरेडी ग्लोबल प्रोडक्शन वॉल्यूम्स नीचे जा रहे हैं। सही। और एनालिस्ट का ख्याल ये है कि अगर ये ऑयल सप्लाई ज़्यादा अरसा डिसरप्ट रही तो ये जो है उसमें ऐड कर सकती है उस रिसेशनरी ट्रेंड के अंदर और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन कर सकती है। पाकिस्तान के लिए भी मैं समझता हूँ इसका बहुत एक अहम असर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान अपना ऑलरेडी इंपोर्ट बिल को रैशनलाइज कर रहा है और अपनी इंपोर्ट्स को नीचे ला रहा है, और अगर ये ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, जो कि चली गई हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और वो जो हमने गेंस किए हैं वो डाइल्यूट हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, और हमारे पास इसका कोई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी मौजूद नहीं है। हसन, सॉरी टू इंटरप्ट ओवर देयर, लेकिन इस मामले पे ज़रा पहले भी प्रोब करना चाहूँगी कि ओवरऑल ब्रेग्जिट को देखते हुए, हमारी रीजनल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए और जिस तरह आपने इशारा किया US और चाइना की ट्रेड वॉर को देखते हुए, प्रिडिक्शन ऑलरेडी की जा रही थी कि नवंबर 2019 में एक वर्ल्ड रिसेशनरी ट्रेंड आएगा। आप क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद, यानी जो ऑयल तनसीबात पे हमला हुआ है, सप्लाई रुकी है, क्या ये मजीद इसको एड ऑन करेगा या यानी कैन वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू गो? देखिए, रिसेशन का एग्जैक्ट टाइम तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है जी। लेकिन ये चीज़ उसी तरफ जा रही है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा पार्टनर है जी। और आपने देखा है कि इस अटैक से उनकी, वो कह रहे हैं कि 50% ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट होगी।
जब इतना बड़ा एक असर आया दुनिया की, मेरा ख्याल है ये प्रोडक्शन वॉल्यूम्स का को 5% बनता है, तो ये बिल्कुल उन चीज़ों को उस तरफ लेके जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो और रिसेशन ना आए, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और अनफॉर्चुनेटली ये मैन मेड इवेंट्स की वजह से हो रही है। देखिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी 2 लीडर्स की आपस में जंग है और ये जो हुआ है ये भी एक मैन मेड इंस्टिगेटेड अटैक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें उस डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम पिछले 1 महीने की खबरों पर देखते हैं हसन, एक बड़ी डेवलपमेंट हमने ये देखा था कि अंबानी ग्रुप के ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट में सऊदी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, विच इज़ इंडियन हिस्ट्री की, इस खित्ते की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, एंड इट वाज अगेन टू डू विद द रिफाइनरी ऑफ ऑयल एंड गैस ओनली, और कहा यह जा रहा है कि $75 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया की तरफ जा रही थी। अब इस डेवलपमेंट के बाद आप क्या समझते हैं कि वो जो मराहिल थे और ये जो डील है ये इसी तरह आगे बढ़ेगी या हो सकता है उसको भी इससे कुछ इम्पैक्ट मिले? देखिए, एक तो मैं वजाहत कर दूं कि ये जो रिलायंस की जिस कंपनी की आप बात कर रही हैं उसकी वैल्यू है $75 अरब, उसमें 20% स्टेक सऊदीज लेना चाह रहे हैं आरामको, जो कि तकरीबन $15 अरब के करीब बनती है। सही। अब देखना ये है कि ये जो नुकसान आरामको को हुआ है इसकी वैल्यूएशन क्या है और इसको पूरा करने के लिए वो फाइनेंसिंग कहाँ से लेते हैं। ये हो सकता है कि ये डील जो है कुछ अरसे के लिए खटाई में पड़ जाए या उनके ऊपर एक फाइनेंसिंग का प्रेशर आए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से ये डील कहीं ऑफ मार्केट चली जाएगी। मुझे लगता है कि ये प्रोसीड ज़रूर करेगी। तो आपका ख्याल है कि हो सकता है टाइमलाइंस में कोई रद्दोबदल आए, क्योंकि अरामको को तकरीबन जो $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले तो ये दिस मैन मेड इवेंट, दिस पर्टिकुलर अटैक मस्ट हैव उनकी अपनी बुक्स को इसने ज़रूर इम्पैक्ट किया होगा। एक नज़र डालते हैं, हमारे पास एक खुसूसी पैकेज तैयार है जो कि ये प्रिडिक्ट करने की, फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ऑयल प्राइसेस किस तरफ जाएंगी और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दैट एज़ वेल। सऊदी ऑयल रिफाइनरी अरामको की तनसीबात पर हमले, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, खाम तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 19% इजाफा रिकॉर्ड, खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल से तजावुज कर गई, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत 15% इजाफे से $63 फी बैरल हो गई। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई कहते हैं कि तेल तनसीबात पर हमलों से खाम तेल की पैदावार में 57 लाख बैरल यौमिया कमी वाक़ हुई है, जो मुल्क में तेल की निस्फ पैदावार है। पैदावार की बहाली के लिए कई हफ्ते दरकार होंगे। हफ्ते के रोज सऊदी अरब की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर हूथी बागियों ने ड्रोन से हमला किया था। जी, इस वक्त जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर तो काफ़ी अनसर्टनिटी है। इसके जो इकोनॉमिक साइड थी, जो इक़्तिसादी पहलू थे, उस पर हमने बात की। हसन, अब ज़रा इस पे बात करते हैं जो पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमने प्रोग्राम में ये भी शेयर किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ठोस शवाहिद का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद हम किसी से जंग नहीं चाहते, लेकिन सबसे ज़्यादा हम जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने सीधा सीधा इसका इल्ज़ाम भी ईरान के ऊपर डाला है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या इम्पैक्ट हो सकता है, खुसूसन अगर पिछली 2 दिहाइयों को देखा जाए तो ऐसा एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि यूएस कहीं ना कहीं वॉर में इन्वॉल्व ना हो। अफगानिस्तान, फिर इराक, और अगर इस दफ़ा फिर ये अपने आप को इसमें इन्वॉल्व पाते हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली दिस रीजन? देखिए, अगर ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जिसकी तरफ निशानदही हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने बड़ा क्लियर इल्ज़ाम लगाया ईरान के ऊपर, ऑल्दो जो यमनी ग्रुप था उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली थी कि हमने अटैक किया है जी। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें हीट अप हो रही हैं। सही। पिछले दिनों कुछ राय का ये इजहार हुआ था कि शायद सदर ट्रंप जो हैं वो मिलना चाहते हैं ईरानी लीडरशिप से, लेकिन अब वो उसको डिनाई कर रहे हैं। अगर ये जंग मटेरियलाइज होती है तो मेरे ख्याल में खित्ते में इसका बहुत बुरा असर सिदरा पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट होगी और जो आपकी अमन व अमान की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब होगी। Do you think it can slide into a world war situation as well? क्योंकि देखें जो ये नर्व सेंटर है, यहाँ पे जंग को कंट्रोल करना या सिर्फ उसको लिमिट रखना तो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा। और ख़ुसूसन जैसे आपने ख़ुद भी इशारा दिया कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर के हवाले से, क्या यूएस एट दिस पॉइंट अफोर्ड कर सकता है टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इन अ वॉर अगैन? क्योंकि हम जो अंदरूने उसकी, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर ये इलेक्शंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं,
हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम तो एक्सट्रिकेट करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान से भी, अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ डील हो गई है, वहाँ से एक्सट्रिकेट करना चाहते हैं अमरीकी फ़ौजों को। तो अब एक और वॉर में अपने आप को एम्ब्रॉयल कर लेना, कैन अमेरिका एक्चुअली अफोर्ड दैट? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल नहीं कि ये वॉर उस तरह की होगी कि जैसी हमने अफ़गानिस्तान में देखी जी, क्योंकि ईरान और अफ़गानिस्तान में बहुत फ़र्क है। मैं ये नहीं समझता कि ऐसी कोई जंग का इम्कान है कि जिसमें अमरीकी फ़ौजी ईरानी सॉइल के ऊपर जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं अरेबियन सी में, और ईरान के साथ यानी कि कोई टारगेटेड अटैक्स और कोई एक्सचेंज ऑफ फायर हो सकता है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर ऊपर जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल खुदा न खास्ता ये कोई फुल ब्लोन वॉर की शक्ल ले सकता है। ठीक है, और अगर ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी। बिल्कुल, और अगर ये ईरान इसके अंदर की सिचुएशन में पड़ता है, बीइंग आवर नेक्स्ट डोर नेबर, व्हाट विल बी द इम्प्लिकेशन फॉर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ अमरीकी सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा एलाई भी है और सऊदीज़ का भी एक बहुत बड़ा एलाई है। लेकिन ईरानी जो है वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, वी शेयर अ बॉर्डर विद देम, और हमने देखा कि जब वॉर होती है हमारे नेबरहुड में तो उसका इम्पैक्ट और उसकी जो इम्प्लिकेशन है हमारे लिए क्या होती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान विल बी कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये उस किस्म की सिचुएशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच हसन फॉर बीइंग हियर विद अस, और इस मामले पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आए कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। दूसरों को पहले सोचो, अपना नहीं। कहते हैं ये एक अच्छी आदत है। आई डिसएग्री। पहले अपना ख्याल रखने की आदत डालेंगे आप, तभी किसी और का ख्याल रख पाएंगे आप। पहले अपना और अपनी हड्डियों का सोचें। आज ही अपने डॉक्टर से रुजू करें और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू करें। कैल्शियम की आदत अपनाएं, हड्डियां मजबूत बनाएं। A public service message on calcium awareness. अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़िये और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। जब लाइफ में उड़ान भरनी हो तो बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, हेयर फॉल भी नहीं। ट्राई पैंटीन, जिसमें है प्रो विटामिन फॉर्मूला, जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिनों में। बालों को अपनी तरह उड़ने दो, पैंटीन। एंटरप्राइजिंग पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारी अब इक़्तिसादियात और हमारी जो ओवरऑल पीसफुल सिचुएशन है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो आपस में जुड़ी हुई है। हम देखते रहे हैं कि हर ही गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो अपने लोगों का, अपने सिटीजन्स का ख्याल रखे, उनके लिए रोज़गार मुहैया करे। लेकिन ख़ास तौर पर रोज़गार से जुड़े हुए जो मामलात हैं, इकनॉमिक्स लीड्स टू वॉर एंड वॉर लीड्स टू द इकनॉमिक्स ऑफ थिंग्स, ये जो कनेक्शन है ना, इसको इस वक्त देख सकते हैं कि हम जिसको मानते हैं कि 4th जनरेशन या 5th जनरेशन ऑफ वॉर है, उसमें ये एम्ब्रॉयल हुआ हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हसन खावर यही कह रहे थे कि ये ट्रेडिशनल वॉर टाइप की नहीं होगी, वेयर यू सी द सोल्जर्स एक्चुअली कमिंग डाउन ऑन द सॉइल, जिस तरह के हमने अफगानिस्तान के केस में या इराक के केस में देखा था। लेकिन इस वक्त जो ये लूमिंग डेंजर है, इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे अमन व अमान की सिचुएशन पे, हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी पे। इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे द इकोनॉमिक साइड ऑफ दिस अटैक। ये जो तेल की तनसीबात पे हमला हुआ है इन सऊदी अरब, इसकी वजह से एक खदशा मंडला रहा है, ख़ास तौर पे सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना कि ये अटैक ईरान की तरफ से हुआ है, ठोस शवाहिद का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनका ये कहना कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम जंग के लिए तैयार हैं। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल में हमला जो है वो अमेरिकन की प्रॉक्सीज ने करवाया,
और जिस तरह का अटैक है मुझे नहीं लगता मोदी के बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि वो अरामको की ऑयल फैसिलिटीज को इस तरह हिट करें कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो आती होकर रह जाए और इसका असर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों को बढ़े। इसके दो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में तो तेल की प्राइसेज हैं उनके ऊपर जाने का खतरा है सही, लेकिन लॉन्ग टर्म ये होगा कि अगर वो इम्प्रूव ना हुई वहाँ पे जैसे सऊदी कह रहे हैं तो फिर वो आप उसका जो पिंच है वो देर तक बर्दाश्त करेंगे। और दूसरा इसका मकसद जो है वो ये है कि ईरान को इन्वॉल्व करना। समझते हैं कि देखिए आपने खुद जैसे इशारा दिया ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने खुद इशारा दिया कि ईरान को एक वॉर लाइक सिचुएशन में इंगेज करना। एक मिनट के लिए अगर ये अमेरिकन हाइपोथेसिस को मान लेते हैं कि ये ईरान की तरफ से अटैक हुआ है, आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। क्या आप समझते हैं कि यानी आर वी ओवर सिंप्लीफाइंग द थिंग कि ईरान तो ऐसा कर ही नहीं सकता? एक सेकेंड के लिए अगर सोचें कि ईरान की तरफ से हमला हुआ है तो क्या आपकी एनालिसिस क्या कहती है? आउट किसी भी चीज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जिसमें शॉर्ट टर्म भी होता है लॉन्ग टर्म भी होता है सही, वो देखना जरूरी होता है। अब जिस सिचुएशन से ईरान गुजर रहा है और जिस तरह अमेरिकन की और ईरान की कॉन्फ्रंटेशन हुई है और बड़े अरसे से अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि सऊदी और ईरान को आपस में कन्फ्रंट करके रहे किसी न किसी तरीका कार से, तो उसमें अगर ईरान ये हमला करता है सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पर तो उसका उसको गेन क्या होता है? क्या उसका तेल मार्केट में बिक जाएगा? उसके तेल पे तो पहले पाबंदी लगी हुई है। ईरान को तो पता है कि जी अगर कोई इस किस्म का हमला सऊदी अरब के ऊपर हुआ, चाहे वो ऑयल फैसिलिटीज पे हुआ हो चाहे वो मिलिट्री तस्लीमात से हो, उसका ब्लेम उनके ऊपर ही आना है, तो वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो रीजन की सिचुएशन चल रही है, जो रीजन के हालात चल रहे हैं, उसमें ईरान पे ऐसे काम करने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर ईरान को ये पता हो कि सऊदी अरब के तेल की प्रोडक्शन हाफ हो गई है तो मेरा तेल बाजार में मिल जाएगा और मुझे उसका भी डिविडेंड आ जाएगा, तो फिर तो ईरान कर दे। लेकिन खामखा दुनिया को अपनी तरफ करने का और एक ऐसे टाइम पे इस वक्त मैंने जैसे ऑब्जर्व किया कि ईरान के खिलाफ एक ब्लॉक बर्ताव को नजर आ रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ईरान की तरफ से एज ए स्टेट पॉलिसी या ईरान से कोई मिसाइल सप्लाई किए हम जिसको उन्होंने काम किया हुआ यमन की ही तरफ से हुआ, यमन के बॉर्डर से ही हुआ होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी जो प्रोबेबली मेरा आखिरी सवाल होगा आज आपसे। मुझे ये बताइएगा कि दोनों ही पाकिस्तान के एलाइज हैं और आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक प्रॉक्सी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिसकी वजह से सऊदीया वर्सेस ईरान सिनेरियो बिल्टअप हो सके, इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर क्या होगी? एक हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है और एलाय है, सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान? पाकिस्तान से तो इम्पैक्ट हो रहा है ना, पूरी ट्राइंगल के अंदर जो चीज पाकिस्तान की रिलेशन से आती है, पाकिस्तान के स्टांस से आती है, वो है कश्मीर इशू। और आपके साथ आपने ये भी देखा कि ह्यूस्टन में जब नरेंद्र मोदी जा रहा है तो वहाँ ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं अपनी उनकी वो जो सेरेमनी है वो भी अटेंड करूंगा। तो दरमियान में चीज है जिसमें पाकिस्तान ने स्टांस किया हुआ है, एक तो कश्मीर इशू है जिसमें इमरान साहब ने खिताब करना है, दूसरा जो कि ईरान हमारा इमीडिएट नेबर है और उसके उनकी जो सऊदी अरब से जब भी टेंशन चलती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। और क्योंकि माजी में हम अमेरिकन से ज्यादा नजदीक रहे हैं तो उसमें हमने कुछ ऐसी कोशिश की कि जब Absolutely. Brigadier Saab, I wish I had more time, but all the observations and insights that you've shared are absolutely hitting the spot. बहुत शुक्रिया हमारे साथ में। It's a brewing situation, but we hope that sanity will prevail and people will see the benefit in enterprising peace. इसी के साथ अब बढ़ते हैं जी हमारी नेक्स्ट स्टोरी यानी मिलो पाकिस्तान की तरफ। और अच्छी खबर ये है कि अमेरिका में होने वाला एक मुकाबला जिसमें रेसिपीज को जांचा गया और देखना ये था कि कौन सी फैमिली यानी इस मुकाबले में जिन लोगों ने भी शिरकत की वो बतौर फैमिली किया। तो जिस तरह कहा जाता है कि जी द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर रिजॉइसेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, लेकिन उसी में थोड़ा सा एडिशन ये कर लेते हैं द फैमिली दैट कुक्स टुगेदर। तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली इस फैमिली ने जीता ये कंपटीशन। आइए दिखाते हैं इसके हवाले से आपको एक पैकेज और फिर लेंगे एक ब्रेक और फिर इनसे बाकायदा आपकी मुलाकात भी कराएंगे। तो देखिए, लेट्स टेक अ लुक एट दिस।
एंड वेलकम बैक। जी जनाब, खाने पकाने में तो हम माहिर हैं, बल्कि कुछ भी बनाने में हम माहिर हैं। एक वो बड़ा पुराना जोक है ना, जब किसी से पूछते हैं आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं, मैं सबसे अच्छा उल्लू बनाती हूँ, बेवकूफ़ बनाती हूँ। लेकिन जी मानिया सूरती फैमिली ने यकीनन टेस्ट मेट जो मुकाबला था उसको जीता है अमेरिका में, एंड बतौर फैमिली इसमें पार्टिसिपेट किया था। और आज हमारे साथ इसी फैमिली मेम्बर एंड द विनर ऑफ कोर्स फातिमा मानिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी से आपका ताल्लुक है और आपने अमेरिका में ये कंपटीशन जीता है। सबसे पहले ये बताइए कि जो हम जानना चाहते हैं कि टेस्ट बड्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं लोगों के, तो आपने जो कुकिंग की वो खालिसतन पाकिस्तानी स्टाइल कुकिंग थी या फिर अमेरिकन टेस्ट को और उनके माइंडसेट को जहन में रखते हुए कुछ फ्यूजन बनाया था? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर। तो पहले मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले आपको ये बताऊं कि इस शो में 8 एपिसोड्स थे और हर एपिसोड में 2 चैलेंजेस होते थे। ओके। अगर आप पहले चैलेंज में सेफ हो जाते थे तो सेकंड एलिमिनेशन राउंड में आपको कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अगर आप उस राउंड में सही नहीं करते थे तो फिर आप एलिमिनेट हो जाते थे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहला एपिसोड था, जिसके अंदर हमारा चैलेंज ये था कि हमें 2 घंटे में 8 कोर्स मील बनानी थी। और ये मील जो है वो हमारे घर की संडे मील से इंस्पायर्ड थी। ओके। तो उस एपिसोड में हमने अपना फुल पाकिस्तानी मेन्यू बनाया। जबरदस्त। बिरयानी, समोसे, बैंगन, रोटी, लस्सी, रसमलाई, चटनी, अचार। वेरी गुड। ये हमारा मेन्यू था और इस चैलेंज से हमने अपने आप को सेट अपार्ट किया था, क्योंकि इस एपिसोड में ये सबसे पहला एपिसोड था और सबसे पहला चैलेंज था और इसमें हम सेफ हो गए थे। फातिमा, हमारे घर में दावत ये, मैं चाह रही थी कि जो 8 कोर्स मील आपने बनाया है उसके लिए तो हम आपको लेके आ जाएं, लेकिन व्हाट अ डिफिकल्ट चैलेंज, यानी कोई आम मामूली बात नहीं थी। और अपने व्यूअर्स को मैं बताती चलूँ कि आपने विन किया है, इनका जो प्राइज मनी है वो तकरीबन $1 लाख आपने विन किए हैं एज अ विनर ऑफ दिस चैलेंज। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस मुकाबले में जैसे आपने कहा कि आपके अलावा मुख्तलिफ और फैमिलीज भी शरीक थी, उनका ताल्लुक कहाँ से था? मुख्तलिफ ममालिक को या स्टेट्स को, शहरों को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे? सिद्रा, इस मुकाबले में अमेरिका के अलग अलग शहरों से लोग आए थे। 8 टीम्स थी ऑल टुगेदर हमें मिलाकर, तो हमारे अलावा 7 और टीम्स थी और हर टीम में 3 लोग थे। तो हमें काफी टफ मुकाबला था, क्योंकि हर टीम में उनके सबसे स्ट्रॉन्ग कुक्स थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतना हेल्प करा हर चैलेंज में कि हम लोग ऑलमोस्ट एवरी चैलेंज में विनर्स। वंडरफुल। फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि क्या खाना पकाने का शौक आपको हमेशा से था? कहाँ से सीखा था? इज दिस ऑल एंटायरली होम कुकिंग या इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी आपने ली है? ऐसा है कि जी ऑलमोस्ट सब लड़कियां ही अपनी अम्मी से खाना बनाना सीखती हैं। तो हमने भी अपनी अम्मियों से ही सीखा है। बट मैं जो हूँ पाकिस्तान में एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो बहुत सारे लोग थे घर में जिनसे अलग अलग चीज़ों की इंस्पिरेशन मिलती थी। मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मेरी चाचियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मेरी फूफियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो आप जो है वो जब बड़ी फैमिली में रहते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से सीखते हैं। आई थिंक वो बहुत प्लस पॉइंट था। इसके अलावा जो मेरी बड़ी भाभी है किरण, वो पेशावर साइड से ताल्लुक रखती हैं। मैं जो हूँ यहाँ पर टीन्स में अपने टीन ईयर्स में आई थी, लेकिन भाभी जो है वो 7-8 ईयर्स की थी तब यहाँ आ गई थी। अच्छा। तो उन्होंने अपनी अम्मी से सीखा ऑब्वियसली, लेकिन वो जो है वो पेशावर साइड से ताल्लुक रखती हैं। मैं जो हूँ कराची से हूँ, तो भाभी की जो वेराइटी है खाना बनाने की वो बहुत अलग सी थी और अलग सी है। और अजीमा जो है मेरी सेकंड वाली भाभी, वो जो है वो कनाडा में रहती थी और उनका ताल्लुक इंडिया से। तो आप जितनी डाइवर्स होते हैं जगह, मुख्तलिफ जगहों से अगर आपका ताल्लुक होता है तो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर भी आ जाता है एंड यू पिक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, मुझे बताएं होम कुकिंग में और ख़ास तौर पे आपकी माशाल्लाह जब इतनी बड़ी फैमिली है तो अक्सर ये जहन में होता है, कहीं ना कहीं ये खदशा होता है, खौफ होता है कि कभी नमक ज़्यादा ना हो जाए, मिर्च कम ना हो जाए। तो जब आप इस कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे थे, ये ख्यालात आ रहे थे कि भाई हम अपने हिसाब से तो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन पता नहीं जजेस को पसंद आए या नहीं? सिद्रा, कौन है लोग ये जो कहते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता? अगर पर्सनली मुझे कोई ऐसी बात बोले तो मैं कहूँ कि जाइए आप जाके किचन में पराठे और चाय आज आप बना लीजिए। बट जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई ये मुकाबला जीतकर।
और फॉर अस यहाँ रहते हैं हम लोग, तो हमारे लिए ज़्यादा बिग डील ये थी कि हम मुसलमान होकर, हम पाकिस्तानी होकर हमने ये मुकाबला जीता, तो बहुत बड़ी डील है यहाँ पर रहकर। एब्सोल्युटली। और फातिमा, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी क्यूजीन क्योंकि इस साउथ एशियन बड़े सगीर के हिस्से की मिलती जुलती हैं, हम इंस्पिरेशन भी लेते हैं। हालांकि मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ और बहुत सारे जो खाने को, फूड को समझने वाले लोग हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि हमारा यानी पाकिस्तान का टेस्ट ज़्यादा रिफाइंड है, हमारी टेक्निक ज़्यादा रिफाइंड है, हमारे यहाँ वेराइटी ज़्यादा है और इन्फ्लुएंसेस भी आपको पूरी दुनिया से मिलते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ये विन, मुझे ये लगता है कि पर्सनली पाकिस्तानी क्यूजीन को दुनिया के एक तरह से ना वर्ल्ड मैप पे बड़ा प्रोमिनेंट बना रही है, बिकॉज आपने एक देसी टेस्ट को मुतारिफ कराया होगा विद फ्यूजन। जिस तरह आपने कहा कि जी 8 कोर्स मील में भी हमने पाकिस्तानी ब्रंच स्टाइल क्यूजीन रखी थी, जिसमें बिरयानी, समोसे, हलवा पूरी सब कुछ था। आपसे आखिरी सवाल हमने यही करना था कि डिमांड कैसी पाई आपने देसी फूड की इंटरनेशनली? हाय पाकिस्तानी खाने सिद्रा एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का इशू बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। झगड़े, लड़ाई, एक दूसरे को बुरा भला कहना और एकदम वर्कड अप हो जाना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर कोई शख्स अपने गुस्से को रिस्पेक्ट नहीं करता ना, तो वो उसको कहीं ना कहीं डिनाई कर रहा है। और कोई भी इमोशन जब हम उसको डिनाई करते हैं, वो बॉडी में जाके कहीं स्टोर हो जाता है और फिर सालों बाद या हफ्तों बाद ही वो कोई बीमारी बन के आपके सामने आता है। तो गुस्से को अच्छे से प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, उसको अपने सिस्टम से निकालना बहुत ज़रूरी है और अपने ही इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा आप ये देखें, आपका झगड़ा होता है ये समझकर कि मैं जी अपने उसूलों का बड़ा पक्का हूँ, ये उसूल पसंदी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अगर आप थोड़ी देर अपने उस इमोशन के साथ बैठेंगे तो अपनी ही एक डार्क साइड से, एक अपने शैडो से आपकी मुलाकात होगी। और उसमें कोई गलत बात नहीं, हम इंसान हैं, हम ख़ता का पुतला हैं, हमारे अंदर हर तरह का शेड आपको नज़र आता है। वो जो असल में उसूल पसंदी होती है ना, वो कहीं ना कहीं कोई अपनी कमी होती है। या तो हम किसी से हसद कर रहे होते हैं और हम इस बात को मानने से इनकारी होते हैं, या कभी हमें अपनी कोई सी कमी का एहसास हो रहा होता है, जिसको आप कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे ये मेरा भाई है, इसको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, ये मेरे टीम का मेंबर है, इसको मेरा साथ देना चाहिए। असल में कहीं ना कहीं वो कमी हम खुद महसूस कर रहे होते हैं, वरना अकेले खड़े होने में तो हमें कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। अब इसमें आ जाती है बात हमारे जेंडर और हमारे रिश्ते भी। यानी अगर कोई माँ का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, आपकी बीवी है, आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आपका जो भी उसूल हो, जिस बात पे भी आपने स्टैंड ले लिया है, मुझे एक अनवेवरिंग सपोर्ट मिले। यानी ये मेरी बात से अग्री भी करें, मेरे साथ दुनिया से लड़ भिड़ भी जाएं, और जब ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं खलिश रहती है। क्या झगड़े दूसरों के इसमें बीच में पड़ने से बढ़ते हैं या कुछ अच्छे लोग इसको सुलझा भी सकते हैं? क्या ये रियलाइज़ करना आसान है कि झगड़ा असल में अना का झगड़ा है और बात कोई उसूल पसंदी की नहीं है? जैसे देखें नहीं, पुराने ज़माने में कहते थे कि मेरे कुएँ से पानी ले लिया, इस बात पर सदियाँ दो ख़ानदान आपस में लड़ते रहते थे। तो ये आज की दुनिया में भी होता है। इसके हवाले से हमने ज़रा पब्लिक ओपिनियन भी लिया, लोगों से पूछा कि क्या उनके इर्द गिर्द ऐसे मामलात हो रहे हैं, पैसों को लेकर, जायदाद को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े। तो आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। अगर ख़वातीन को अगर उस म्यार पे समझते हैं तो उनकी बातों को मतलब समझना चाहिए, क्योंकि वो घर पे ज़्यादातर वही रहती हैं। तो ख़वातीन के भी अल्फाज को और उनके जुमले को समझना चाहिए। जहाँ तक ख़वातीन उसको हैंडल कर पाए ना, वहाँ तक होना चाहिए। जो घर के सरबराह हैं उनके हाथ में होना चाहिए। इस तरह से घर का माहौल भी ठीक रहता है और बच्चे भी। अगर औरतें क्वाइट रहेंगी तो घर में अमन रहता है। औरतों की ज़बान की वजह से ही ज़्यादा झगड़े रहते हैं घरों में। बाज़ औक़ात ज़बान दराजी जो है वो घर को तबाह भी कर देती है, और बाज़ औक़ात जो अगर तेज तराश मर्द होते हैं उनके लिए थोड़ा सा सबक आमोज़ भी होता है। कोई भी इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो दो पहियों का नाम है या एक गाड़ी का नाम है, तो उस सूरत में ही तभी चल सकता है बेहतर कि अगर दोनों का कंट्रीब्यूट ज़्यादा हो, दोनों तरफ से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों तरफ से। इससे बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ता है। ये होता है कि उनको ये भी पता चलता है मशवरे की क्या अहमियत है। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे जी लोगों का ओपिनियन। उन्होंने कहा जी ख़वातीन को मुदाखलत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आज मेरे साथ जो मेरी मेहमान मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं, उनका एक वसी तजुर्बा है ख़वातीन के साथ डील करने का, ख़ास तौर पे बहुत सारी मुख्तलिफ, चाहे वो स्किन केयर की रिजीम्स हों, उनसे हेल्थ और उनकी वेलबींग से रिलेटेड मामलात हों। तो ये जो दिल की बातें होती हैं ये भी ख़वातीन आके उनसे करती हैं, तो उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या सही है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे
बताएं, ये जो अगर गुफ्तगू यहीं से शुरू करें कि अगर आदमियों की आपस में लड़ाई हो रही हो, मर्दों की आपस में किसी बात पे तू मैं हो रही हो, तो ख़वातीन को उस वक्त क्या करना चाहिए? ये मंजर हमने सबने देखा है कि सड़क पे कभी गाड़ी लग जाती है, गाड़ी आगे लगा दी, रॉन्ग वे कोई आ रहा है तो आपस में मर्द लड़ पड़ते हैं। और मैंने अक्सर देखा है अगर उनके साथ फैमिली होती है तो ख़वातीन बेचारी दुबकी बैठी होती हैं गाड़ी में, उनको उस वक्त क्या करना चाहिए? देखें, उस वक्त तो डरना नहीं चाहिए, उस वक्त तो चुप रहना चाहिए। नहीं, उस वक्त थोड़ा सा झगड़े को माफ़ी तलाफ़ी की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रोड पे झगड़े बढ़ जाते हैं तो एक दूसरे का सर फोड़ कर ही वापस आते हैं। तो इस हद तक अगर जा रहा है झगड़ा तो यकीनन ख़वातीन को बोलना चाहिए और उनके सामने बोलना चाहिए जो ख़वातीन का एहतराम भी करते हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा है अगर ख़वातीन बीच में पड़ जाती हैं तो वो झगड़े और बढ़ जाते हैं। मैं देख रही बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है, आमतौर पर ऐसे किसी झगड़े में मजमा भी लग जाता है, जी मजमा, बहुत सारे आदमी इकट्ठे होते हैं। अब वो जो खातून बेचारी अगर अंदर बैठी है तो वो किस तरह, अगर बहुत एम्बैरेसिंग, बिल्कुल। मैं आपको एक बताती हूँ, मैं अपने सदर क्लिनिक करके निकल रही थी तो अपोजिट साइड से मैंने देखा बच्ची 10 साल की बच्ची थी, भागती हुई गई, जो लेडी गाड़ी चला रही थी उसने हॉर्न भी बजाया, उसने बहुत रोकने की कोशिश की, सिर्फ उसका पजामा थोड़ा सा टायर में आया। फिर मैंने ये देखा कि फ़ौरन मजमा जमा हो गया, फ़ौरन मैं भी गाड़ी से सिर्फ इसलिए उतरी, मैं देखना चाह रही थी बच्ची को कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि सारे लोग आके उस औरत के साथ बहुत बदतमीजी करने लगे। वो समझा भी रही कि मैंने ब्रेक मारा, कसूर मेरा नहीं है, और होता है कि वो जो कर सकती थी उसने किया। लेकिन बहुत सारे मर्द आके कह रहे हैं उनकी गाड़ी पूरी भरी हुई थी, लेकिन सारे, मैं अब ये देखिए सिनेरियो चेंज हो गया, यहाँ जो ड्राइवर है वो खातून है, सही। तो सबकी औरतों को तो गाड़ी चलानी नहीं आती, ये नहीं, और उसमें सभी मौजूद थे। मैं गई, मैंने सबसे पहले बोला आप इसके कौन है? मैं कहा इसको टेटनस का इंजेक्शन लगाएं, बच्ची बिल्कुल सही है। मैंने कहा सारा ट्रैफिक हटवाया, वो जो बच्ची थी उसको मैंने कहा आप जाओ, आपका कोई कसूर नहीं। कहा मैं खुद देख रही थी, मैं विक्टिम हूँ। मैं कहा आप लोग कौन है? इधर का कोई ठेले वाला, इधर का कोई दुकानदार, इधर का कोई शॉपिंग करने वाला, ये सब दूसरों की उसमें हिमायत में आ गए, जबकि उनको कोई सीन का पता ही नहीं। और हिमायत भी नहीं, इसको तो हम कहेंगे मॉब मेंटालिटी। बहुत अच्छा आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर बिल्कीस के। अक्सर हम देखते हैं कि अगर आप इस तरह से सिचुएशन में फंस जाएं और मॉब आपके पास आने लगे तो बिला नज़र इससे कि आप मर्द हैं या औरत हैं, उस वक्त आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। और उस वक्त जो लोग जैसे डॉक्टर बिल्कीस जैसे अगर विटनेसेस वहाँ पे मौजूद हैं, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में हमने देखा कि कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि यंग बिल्कुल बच्चे, टीनेजर्स को पकड़ा, चोरी का इल्ज़ाम था उनके ऊपर, और मेरे ख्याल में सही भी हो सकता है, लेकिन फिर इतना तशद्दुद करना कि वो बच्चे बेचारे अपनी जान से चले गए। यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए मुदाखलत इस हद तक करने के आपको कुछ पता नहीं, आप ब्लाइंड हो, आप कूद पड़े और आपने वो हरकत कर ली जिसका आपको जवाब अल्लाह के आगे तो देना है ना। तो प्लीज़ माशरती, ये एक माशरती बुराई है, और ये बुराई हमारे माशरे में इंतशार बहुत ज़्यादा फैल गया है। घरेलू झगड़े तो थोड़े से वो हैं जी। लेकिन मुझे बताएं, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है, मुझे लगता है कि जब भी किसी झगड़े में दो हरीफ होते हैं ना, तो हमारी एक तरह से एक डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग भी होती है। जैसे मैं अभी कह रही थी ना कि अगर झगड़े में मेरे भाई किसी से झगड़ा अगर कर रहे हैं या मेरे बहनोई का झगड़ा किसी से हो रहा है, तो मेरी जो उनसे लिंकेज है ना, जो मेरी उनसे निस्बत है, इसकी वजह से समझा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे उनकी साइड लेनी पड़ेगी। जी, अच्छा, हमारा ज़मीर मान नहीं रहा होता है। हमें पता होता है कि सामने वाला सही है, हमारा जो अपने भाई में है, लेकिन उस वक्त अगर हम कोई हिमायत में कोई ख़वातीन कुछ कह भी देती हैं तो उसका खमियारा पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। हमारे भाई फिर हमें कहते हैं उस वक्त तुमने साथ नहीं दिया। हाँ, मतलब कि हम देखिए, उसूल और अना दो अलग अलग चीज़ें। मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूल बनाए हुए, मैं अपनी ज़िंदगी के उसूलों पर चलती हूँ, लेकिन अना, हसद, नफ़रत, ये सारी चीज़ें अलग आ जाती हैं। कि अना में हम अपने आप को तबाह कर लेते हैं, किसी की हसद में हम अपने आप को तबाह कर लेते हैं, या किसी को हम तबाह कर लेते हैं। नहीं, लेकिन कहने की जो बात है कि जो हरीफ हैं किसी भी झगड़े में, जो दो मुखालफीन हैं, क्या हमारे लिए बहैसियत एक न्यूट्रल बॉडी ये पॉसिबल भी है कि हम न्यूट्रलिटी के साथ एक सिचुएशन को देख सकें? आप ये अक्सर देखें कि अगर किसी ख़ानदान में दो मियाँ बीवी की नहीं बनती और बीवी के साथ जुल्म हुआ है, कई दफ़ा उसके साथ अगर फ़िज़िकली भी तशद्दुद हुआ, तो एक सवाल हमेशा हमारे जहन में आता है कि भाई इस घर में और ख़वातीन भी तो थी, भाभी थी, नंद थी, सास मौजूद थी,
ऐसे किसी आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि अपने घर की खवातीन की मौजूदगी में अपनी बीवी पे हाथ उठाया? तो मैं ये हमेशा समझने से कासिर हूँ, क्या वो सास अपने बेटे की सारी बुराइयों पे पर्दा डाल देती है और बहू को मार रही होती है? अच्छा, बाज़ सिचुएशंस में ये भी होता है, क्योंकि अगर हम रियलिटी की बात करें, जब मैं खवातीन से मैं कहती हूँ क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें बचाने की नहीं बचाया, तो उन्होंने ही तो भड़काया था, वो तो वही तो वजह थी। मतलब देखिए, मैंने आपको कहा ना, रिश्ते जो हैं वो आपके ताल्लुक को ख़त्म कर देते हैं। नंद और जो है वो अलग हो जाती है, साली अलग हो जाती है ना, माँ अलग हो जाती है, सास अलग हो जाती है। सही। तो ये रिश्ते ही हैं जो आपका ताल्लुक सामने वाले से बदल देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बिल्किस, आप भी हमें कॉल करके बताइए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी आपकी आप बीती है जहां आपने देखा कि मैं हक पर थी, लेकिन क्योंकि मेरा जो हरीफ था, जो भी मेरा मुखालिफ था, जिससे मेरा झगड़ा हो रहा था, बाकी सुनने वाले अपनी निस्बत की वजह से मजबूर थे उसका साथ देने के लिए। भाई भाई का साथ देता है, बहन अपने भाई की लाख बुराइयां ढककर भी अपनी भाभी के अगेंस्ट ही खड़ी होती है। उस वक्त हमारी उसूल पसंदी, उस वक्त हमारा इंसाफ कहाँ पे गया? इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मुस्कुराहटें मेरे स्टूडियो में बिखर चुकी है। काश मैं आपको घुमा के दिखा सकती। एवरीबडी स्माइलिंग, और ये इस बात की नवीद होती है कि ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात हम इतनी संगीन और इतनी सीरियस कर रहे थे कि झगड़े में आपकी ना बाय डिफॉल्ट एक पोजीशनिंग होती है। मिसाल के तौर पे दो भाइयों का झगड़ा हो तो अम्मी जान जिस भाई की घर में रह रही होती हैं बाय डिफॉल्ट उसकी साइड लेती हैं। तो आपके पास अगर खुदा ना खासा कोई फैमिली लॉ का केस जब कोर्ट में आता है तो आप लोग न्यूट्रली कैसे उसको गेज करते हैं? क्योंकि मैं इसकी मिसाल अभी दे रही थी कि अगर खातून के साथ तशद्दुद हुआ है और कोर्ट तो मांगती है कि भाई शवाहिद लेके आओ, एविडेंस में कहेगी तुमने मेडिकल कराया, घर में मार खाने के बाद कौन सी खातून जाके वो नॉर्मली तो छुपा भी लेती हैं। लेकिन आप तो खैर औरतों का कह रही है, मैं मर्दों का बताऊं, वो सुबह नाखून लगे होते हैं मुंह पे, तो दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं ब्लेड लग गया। वो कहते हैं यार इधर तो बाल ही नहीं है ना इधर शेव है, इधर ब्लेड कैसे पहुंचा? वो किसी और काम के बाद वो बंदा गया ना हॉस्पिटल, उसको चोट लगी थी सर पे। तो नर्स ने ऐसे ही बाय द वे पूछा कि आप शादीशुदा हैं? कहता है नहीं बाजी खुदा की कसम मैं मोटरसाइकिल से गिरा हूँ। अच्छा, आप समझते हैं कि अच्छा आपके सामने से इतने केसेस आते होंगे ख्वाजा साहब, आम सिर्फ औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, बेचारे मर्दों पे भी होता है। वो अपनी इज्जत की वजह से बोलते नहीं है, बताते नहीं है, बड़ी मार खा के आते हैं। आपके सामने कभी ऐसा केस आए हैं बेचारे चप्पलें खा के? और इशू क्या होता है? सास बहू की लड़ाई हुई होती है, क्या होता है? वहीं से होता है कि वो माँ की साइड ले रहा है, बीवी चाहती है एक्सक्लूसिवली बस मैं कब्जा कर लूं, और फिर जब वहां से आता है तो आगे लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर वो डिफेंड करता है अपने आप को, डिफेंड करने से फिर पारा चढ़ जाता है। ख्वाजा साहब, ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं ये इस फोरम से कहना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करते हैं, हमने वाकई अपने जहन में सिर्फ एक खाका बनाया हुआ है, मजलूम औरत खवातीन की पिटाई होना। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि अगर लड़की के बहुत सारे भाई हैं, अक्सर वो इस बात का भी बड़ा जोम दिखाती हैं, कभी खुद भी हाथापाई पे उतर आती हैं। किसी पे भी हाथ उठाना किसी भी सर्कमस्टांसेस में काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। कुछ खवातीन इस बात पे बड़ा जोम फील करती है, मेरे तो इतने भाई हैं, मेरे बाप इतने पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अभी लग पता फोन करके फौरन बुला लेती हैं। बल्कि एक तो वो था कि उसके 4 भाई थे, वो सारे पिंडी से आ जाते थे, वो ना सिर्फ शौहर को मारते थे, फिर 4 दिन रहते भी थे। ओहो, कहने फिर उससे नाश्ता भी करवाते थे? उससे नाश्ता भी करवाते थे, पकवाते थे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ एक तो माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है ना, हम तो वैसे ही ज़रा सी बीवी की कोई बात मान ले तो उसको कहते हैं तो जन मुरीद है। तो ये जो यहाँ पे हाथापाई तक मामला पहुँचा हुआ हो, का क्या ख्याल है? मदाखलत फैमिली वालों को बीच में आना चाहिए, मोहल्ले वालों को बीच में आना चाहिए, या मदाखलत हर हाल में नहीं करनी चाहिए? जो है ना तजुर्बा ये है कि 2 आदमियों की लड़ाई अगर 2 तक रहने दें तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा। ज्यादा बोलचाल बंद कर देंगे, ज्यादा जो है एक घर से बाहर चला जाएगा, वापस आ जाएगा, या वो मेके चली जाएगी वापस आ जाएगी। जब उसमें तीसरे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना और अननेसेसरीली आर्बिट्रेटर बन जाते हैं,
फिर इसको कहते हैं कहानी सुनाओ। अब वो जब कहानी सुनाती है तो वो उसमें अपनी मजलूमियत की दास्तान बनाते हुए खुद करती है ना हाँ, दास्तान गो बन जाती है। हाँ। फिर उस कहानी को पिक करके जब आगे सुनाया जाता है तो उसमें 2 ऐड हो जाती हैं। फिर वो तीसरा जिसको खाला को सुना रहे होते हैं बोला तुम्हें भी गालियां दे रहा था। अब वो भी शुरू हो गई। तो एक चाइनीज विस्पर की सिचुएशन होती है, ये वहीं पे हमें उसी पॉइंट पे लेके आती है। जैसे हम कह रहे थे कि जब भी आप किसी की हरीफ की बात सुनेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं जो आप तक पहले पहुंच गया ना, या तो वो खातून पहले पहुंच गई या मर्द हजरात पहले पहुंच गए, तो आप उसका वर्जन बाय इन कर जाते हैं। कभी आपके साथ डॉक्टर बिल्किस ऐसा हुआ है कि आपको किसी खातून ने अपनी कोई दास्तान सुनाई हो, कोई बताया हो कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई हो, और हमने ये कोशिश की हो कि हम ज़रा अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी सुने? बिल्कुल, बल्कि मैं अदर साइड स्टोरी सुने बगैर मैं उस ख़वातीन से जो कह रही होती है ना, तो मुझे लग रहा होता है कि ये बातें मतलब इतनी मजलूमियत नहीं हो सकती, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि जाविया अपना बदलो, एंगल बदल के देखो, ये सिचुएशन हुई क्यों, तुम्हारा क्या वो था, तुम इस सिचुएशन में पड़ी कैसे। इंसान को अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को भी देखना चाहिए। और नवीद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मुदाखलत बढ़ जाती हैं तो फासले भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमेशा सलाह के तौर पे बताई जाती थी किसी भी मैरिड कपल को कि अपनी बात दूसरों तक डिस्कस ना करें, लेकिन ऑन दी अदर तो बड़ी सही बात बताते थे। और ऑन दी अदर हैंड लेकिन फिर आजकल देखा जाता है ये भी नहीं कि हम सहती रहे 10 साल तक। वो पुराने ज़माने में डिफरेंस कैसे करें, ये मैं ख्वाजा साहब से पूछूंगी। एक कॉलर से बात करते हैं और उससे बाद ये पता करते हैं कि कहाँ तक अपनी बात को अपने तक रखें और कौन सी बात जो है कि आप कहें कि भाई अब ये पानी सर से गुजर चुका है, इसको दूसरों से शेयर करना या किसी से हेल्प लेना बहुत जरूरी है। इस पर बात करेंगे। एक कॉलर से बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से? जी रशीद बात कर रहा, लाहौर भगवानपुरा से। जी रशीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाह रहा हूँ जब बात हद से बढ़ जाए ना तो किसी से मशवरा कर लेना चाहिए। सही। और हद से बढ़ना आप किसको कहते हैं रशीद साहब? हद से बढ़ना ये होता है जब मियाँ और बीवी में बिल्कुल जो है ना कंप्रोमाइज आपस में ना करें। सही। ठीक है, और दोनों का बिल्कुल गुजारा ना होता हो, और बीवी को भी चाहिए कि सब्र से मुजारा जो है ना करे, और मर्द के अंदर जो भी खामी है ना वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब कॉल करने के लिए। ख्वाजा साहब अगेन टेकिंग इट अप। बात ये है कि जो हम बात कर रहे थे ना कि आया औरत सहती रहे और बात को अपने दिल में रखे और किसी को ना बताए, नहीं, उसकी भी एक लिमिट है। बात ये है कि कुछ शोहरों को हैबिचुअली मारने की आदत है, दे जस्ट हिट द वुमेन। तो ये जो बात है ना, हाँ, जबान से आप जितना लड़ सकते हो लड़ो, शाउट करो, सर पे उठा लो, बर्तन तोड़ लो, वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन इफ यू स्टार्ट बीटिंग अ वुमन, इवन दैट इज, देखिए शुरुआत में ये नहीं होता कि कोई बड़े प्यार से बैठे में जूस पी रहे हैं और एकदम से किसी ने मार दिया। बातचीत की शुरुआत तो होती है, अल्फाज की जंग से होती है। अगर उसको हैबिट है या उसका हाथ खुला हुआ है कि वो मारने पे आ रहा है, तो देन वुमेन शुड टेक स्टैंड। अच्छा, एक या तो फिर मैके चली जाए या फिर बकायदा फिर 15 पे, बाहर मुल्कों में तो पुलिस बुला लेते हैं, वो 119 नंबर होता है, क्या 99 गाना भी है, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, फिर वो बुला लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन ख्वाजा साहब एक बात जो समझने की मैं पहली दफा मार पड़े ना तब ही बुला लेना चाहिए। औरतें क्या करती हैं, सहती हैं, सहती हैं, फिर 7वीं दफा जाती हैं, अगला वो पक्का हो जाता है। पहली दफा जब अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप उसी वक्त बुलाएं, उसी वक्त। बेचारे मर्दों पे भी अप्लाई हो, मर्दों पे भी है वो भी। बेलन की जो बात की, वो भी पहली दफा मार खाए तो किसी को बुला लें। पहली कैसे किसी को शर्म के मारे बताया कि आज तो बेचारे घर के बताते नहीं है, शर्म आके, हाँ ये तो है, लेकिन क्या घर से बाहर निकल जाए। मर्द को तो ऑप्शन है ना कि अगर वो मारने लगी है जंप मारे निकल जाए। तो ये जंप मारे रात कहाँ गुजारे। देखिए ये जो मर्द तो जाके दोस्त के सो जाएगा। ये जो फुर्ती है ना और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी आप पे काम आती है, लेकिन इस बात को मजाक में नहीं उड़ा सकते। बड़ी एक सीरियस इशू है। देखिए बड़ी सीरियस इशू है। हमने पहले भी इस बात को स्ट्रेस किया कि हाथ उठाने की इजाजत किसी पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस इशू पे मैं आना चाह रही थी कि आपकी इमोशनल वेलबींग, अक्सर जब घरों में झगड़ा होता है, चाहे बेशक दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, कहीं ना कहीं तवक्को
तवक्कुआत आपकी मैच नहीं कर रही होती। तो जो समझाने बुझाने वाले होते हैं, जो बीच में आपका बीच बचाव करा रहे हैं, जैसे अगर कोई वालदा बीच में आई है या सास या कोई बुजुर्ग, वो कहते हैं भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। आपकी आदि जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनका काम होता है उसको रद्द करते जाते हैं। अच्छा क्या हुआ अगर फूल नहीं देता, अच्छा क्या हुआ अगर तारीफ नहीं करता, देखो तुम्हें घर की छत दी हुई है, तुम्हारा नान नफका उठा रहा है, एक्सपेंडिचर्स। यहाँ मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूँगी कि एक मैरिड कपल या कोई भी एक रिश्ते में आपके जज्बात भी तो इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको इमोशनली आपको लगता है कि आपकी हक तलफी हो रही है, हाथ उसने कभी नहीं उठाया है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जात की, आपकी नफ्स की नफी हो रही है वहाँ पे, तब खातून या वो आदमी क्या करे? अच्छा, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि आप सरवाइव कर सकती हैं, अगर आपकी ज़ात की नफ़े भी हो रही है, अगर आप एक चुप सोच सुख वाला जो है ना, आप क्योंकि फॉर्मूला अपना है, ज़रूरी नहीं कि आप फूल ले लें, आप ये लड़ाई झगड़े ना देखें। ये देखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता। आप में भी बहुत सारी खामियां होंगी, आपके हस्बैंड में भी बहुत सारी खामियां होंगी। अगर दोनों कपल्स जो है, दोनों जेंडर्स जो है, एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट कर लेना, तो फिर कहीं पर भी लड़ाई नहीं होती। अच्छा, एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग तवज्जो नहीं देता ना, तो वो कई औरतें जो है ना, वो बड़ी होशियार होती हैं। ये बता रहे हैं बच्चे हैं, वो बच्चा गोद में उसको चुटकी जोर से मारी, वो रोने लग गया, बोला ये ले ले अब्बू के पास जाएगा, अब्बू के पास। लेकिन ख्वाजा साहब ये बताएं, जब तवज्जो नहीं मिल रही होती है, खातून के जहन में पहला जो खदशा ये आता है ना कि भाई कहीं और जा रही है फिर तवज्जो। अच्छा, इसका मैं एक बात बताती हूँ, बाज़ औक़ात हस्बैंड तवज्जो इसलिए भी देते हैं कि वो उनको गिल्ट होता है और वो कहीं जा रहे होते हैं। अच्छा, ये उल्टा भी है, यानी मैं ख़वातीन को इशारा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर अचानक से आपको बहुत तवज्जो मिलने लग जाए, फूल आने लग जाए, तब भी थोड़ा माथा आपका थनकना चाहिए कि क्या है। आप बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है, वो जब डेट मार के आता था ना, तो वो सिंधी मुस्लिम के चौराहे से वो मोतिये के 2 गजरे बीवी के लिए खरीदता था, वो सारी रात पहन के घूमती रहती थी। बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ करके सो जाता था, वो तो थक के आता था ना। वो मल्टीटास्किंग हो रही होती थी। अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इमरान, क्या कहेंगे? मैडम, बस मैं 1-2 मिनट की शायद बात करूँगा। जी जी ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ये मौजू उठाया सारा जी, क्योंकि जो खैर वैसे मैं खुद इस चीज से गुजर रहा हूँ। सही। तो बस मैं सिर्फ ये एक बात कहूँगा कि जाहिर सी बात है, हमारी आपा भी बैठी हुई है और वकील साहब भी बैठे हुए हैं। जी जी। इम्पोर्टेंट रोल सारे मसले का जो है वो माँ है। माँ की इतनी हर चीज में इंटरेक्शन है घर के अंदर, माँ की हर चीज, यानी जो अब आप खाना भी जो पकाएंगे वो भी अगर आप अपनी माँ से पूछेंगे जी, तो मेरे ख्याल में घर में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ होगा नहीं। सही। सेकंड बात ये, माँ को एक चीज पूछनी है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं खुद, जाहिर सी बात है, तकरीबन मेरी 2.5 साल हो गए शादी को, तो अच्छा नहीं लग रहा था घर आना, लेकिन मैंने कहा जरूरी है, मैं ये थोड़ा सा। आप थोड़ा बताना चाहेंगे भाई, कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मैं वही बता रहा हूँ जी। तकरीबन 2.5 साल शादी को हो गए, 6-7 महीने रिश्ता चला, तो मैंने तो खैर कभी कोई इंसान है ना, ख्वाब दिखाते हैं इंसान जी, मैंने हालांकि हमेशा उसको उसके माँ बाप से ज्यादा समझाया कि ये रिश्ते का ताल्लुक है, इसमें हर चीज होगी, शादी के बाद इसी तरह मसले होंगे, मसाइल होंगे। जाहिर सी बात है, उस वक्त आप पहले आप अकेले होते हैं, उसके बाद जो है लोग आपके बीच में आते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने हर चीज समझाई, लेकिन आज मैं वही देख रहा हूँ कि जो मैं सोचता था, जाहिर सी बात है, और आज सब उल्टा ही हो गया उसका। और उसका उल्टा ये हुआ कि हर चीज आप 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना आप अपनी वालदा क्या रहती हैं, और वहां से इंस्ट्रक्शन आती है ये काम करना है, वो काम करना है। तो खैर मैंने तो वो चीजें नहीं करी और ना ही शायद मैं वो करूँगा। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि माँ को ये खास तौर पे चाहिए। ठीक है, इंसानी गलती आपका ये जो शिकवा है भाई, अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद समझने की कोशिश करें, आपका ये शिकवा अपनी वालदा से है या आपकी बीवी की वालदा से है, आपकी सास से है? मुझे तो प्रॉब्लम उनकी वालदा से इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं भी देख रहा हूँ, जब आप साथ रहते हैं 24 घंटे या कम से कम आप 15-16 घंटे के साथ रहते ही हैं, इतना तो पता होता है आपको कि किसकी नेचर किस टाइप की है, किसकी नेचर किस टाइप की नहीं है। बिल्कुल। और ये भी आपको अंदाजा होता है कि कौन गाइड कर रहा होगा और कौन गाइड नहीं कर रहा होगा। हमारे तो खैर ऐसा कोई मसला है ही नहीं।
क्योंकि वैक्स वाले वालदा चलें हम इसके बारे में भाई प्रोग्राम पे भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरा आपको छोटा सा मशवरा ये होगा कि अभी आपने कई चीज़ें हो सकता है आपके पास इसका एविडेंस भी मौजूद हो, शवाहिद हो, आपका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिल को साफ करें, रद्दोबदल लेके आए, उसके अंदर दरगुजर कर दें तो काफ़ी मामला संभल भी सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं, आप देखिए इसको। अच्छा, इनका ग्रीवेंस ये है कि इनकी बीवी 15 दिन मैके चली जाती है। अच्छा, ये बहुत मर्दों को बड़ा ग्रीवेंस होता है। ये भी कहा है इंस्ट्रक्शंस वहां से आते हैं। अच्छा, फिर वहां से इंस्ट्रक्शंस भी लेकर आते हैं। अच्छा, अब ये जले जाने का तो ये है कि वो एक बीवी ने अपने शौहर को कहा कि मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मैं ले आऊं। उसने कहा नहीं, इतना ही काफी है। अच्छा ख्वाजा साहब, इसमें जो एक सीरियस पहलू है जो इन्होंने कहा, इसको हम अपने माशरे में ख़वातीन के हवाले से भी देखते हैं, मर्द के हवाले से भी देखते हैं। हम देखें, जहाँ हमारे माशरे में कुछ रिवायतों की अच्छाइयाँ हैं, वहीं उसकी बुराई भी है। अच्छाई ये है कि हम एक क्लोज नेट ट्रेडिशनल माशरा हैं, हम अपने बुजुर्गों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन उसकी बुराई, उसका डाउन साइड ये है कि कुछ लोग एज में तो बड़े होते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते, उनकी अपने पेरेंट्स पे को डिपेंडेंस वैसे ही रहती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। लड़की चाहती है हर चीज़ अपनी वालदा से उस पर सलाह मशवरा कर ले, लड़का चाहता है कि मेरी माँ जिसके पैरों तले मेरी जन्नत है उसकी हर चीज़ में एक विजडम शामिल हो। ये भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करी, ये मदाखलत का ही एंगल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो वालिदैन अपने बच्चों के ज़रिए उनकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन पता है क्या, एक औरत होने की हैसियत से मैं एक बात करूंगी कि मेरी भी सास है जी, सही है, और मैं भी किसी की सास बनूंगी, लेकिन जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखा, मैंने ये सीखा है कि अगर बुजुर्ग सही मुदाखलत करके आपको सही रास्ता दिखा रहा है ना, तो भी एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे माशरे में। तो जो नई आने वाली है ना, उसको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। देखिए, हर चीज़ की ज्यादती जो है ना खराब है सिद्रा। देखिए, बारिश भी होती है, नेचर से हम देते कि बारिश होती है तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो आंधी तूफान आता है। इसी तरह अगर मुदाखलत हर चीज़ पर हो कि ये लिपस्टिक क्यों लगाई, ये कपड़े क्यों पहने, ये अब क्यों उठी, अब क्यों बैठी, तो समझ में आता है। लेकिन अगर बुजुर्ग आपको कुछ समझा रहा है, अपने तजुर्बे से समझा रहा है और आपकी अकल मान रही है लेकिन दिल नहीं मान रहा है सिर्फ इस वजह से कि सास समझा रही है, तो प्लीज़ आप अपने दिल को समझाएं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी है। पहलू देखते हैं ख्वाजा साहब के, ये देखें ना कि हस्बैंड एंड वाइफ की एक अपना भी तो बॉन्ड और कम्युनिकेशन, मैंने पहले बात की थी, यहाँ पे नजर ये आ रहा है, रहना चाहिए। हाँ, नजर ये आ रहा है कि अगर हस्बैंड कोई बात कहता है तो लड़की अक्सर माँ को जाके कहती है मेरे मियाँ ने ये बात कही है, लेकिन क्या वो सही कह रहा है, क्या मुझे उसकी बात पे यकीन करना चाहिए? फौरन निगेट कर देती है, ये नहीं कहती कि वो सही कह रहा है। वो सलाह लेने की खातून को जरूरत क्या है? वो खुद क्यों नहीं अपने, या तो हमें गुट्टी में ये पिला दिया गया है कि मर्द पे हमेशा शक करो, ये सगा कभी नहीं होगा, ये पीछे से डस लेगा। आई मीन, व्हाई डू वी नॉट ट्रस्ट मेन, इज माय क्वेश्चन। बस वो ट्रेडिशंस बनी हुई हैं। वो हमें, हमारे पड़ोस में औरत रहती थी तो वो कहती थी कि अगर मर्द जो है वो गरम तवे पर बैठकर भी कहे ना कि मैं तुम्हारा हूँ, तो कभी यकीन ना करना। वो गरम तवे पे बैठ के क्यों कहेगा ख्वाजा साहब, ये क्या बात है? यानी इतना पता नहीं, यानी कंफर्म करे कि अपने सच दिलाने के लिए। हाँ, तो उसने कहा कि तो भी यकीन ना करना। ये चीजें हमने माशरे में घुट्टी में भरी हुई हैं, इतनी सराहियत कर गई है कि हमें हमेशा हम अपनी दोस्त से मशवरा लेने पहुंच जाते हैं कि मेरे हस्बैंड ने कहा है मुझे कारोबार में नुकसान हो रहा है, थोड़ी मेरी फाइनेंशियली हेल्प कर दो, तो फिर वो दोस्त फौरन मशवरा दे रही है तो तुम्हारे भी पैसे खा जाएगा। व्हाई आर वी नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ? ये हमारा सवाल है और इसी की वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं। और मेरे ख्याल में ये इसको एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं, लेकिन तमाम ही हमारे इश्यूज में ये सिनेरियो आता है। दो भाइयों के झगड़े में भी भाई जाके ना दूसरे से मशवरा करते हैं, मेरे भाई ने इसमें मदद मांगी है लेकिन क्या मुझे करना चाहिए या नहीं। तो ये बता दें कि जरा इस मामले में थोड़ा केयरफुल रहा करें। कई मर्दों का ये तरीका कार भी है कि सारा औरत का पैसा लेके खा पी के उड़ा के वही बात करें, आप बैठ जाते हैं, औरत की छुट्टी कर देते हैं, तो ये गलत बात है। यानी उसको जो सिक्योरिटी के लिए बेचारी ने अपना रखा हुआ है, हाँ। तो जब औरत से मांगे तो बेशक अगर मशवरा ना भी करे तो भी उसे होल्ड करके रखे और वो देखे कि जरूरत कितनी शदीद है। मैं कहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अपनी अकल, आपकी एक शू साइज सारों को फिट नहीं करता, हो सकता है हस्बैंड बहुत मुखलिस हो और कोई वाकई क्राइसिस में हो। जी बिल्कुल, तो आप अपनी सिचुएशन को देखें और एतमाद का, मोहब्बत का, खुलूस का और आप भरोसा एक दफा करें, आपका भरोसा टूटे तो दोबारा भरोसा ना करें। ये भी याद रखें कि एक चांस आप जरूर दें,
अगर वो भरोसा आपका टूट जाता है फिर आप उस पर भरोसा ना करें तो आपकी मर्जी है। चांस नहीं हो रही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ, मुसलमान एक सुराख से दो दफा नहीं डसा जाता, ना पूछे एक ही सुराख से कितनी दफा कितने लोग डसे चले गए। अच्छा जी, जरा दोबारा एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे सर? सर जनाब, ये माशाल्लाह इस हफ्ते आप बड़े खतरनाक मौजूआत लेके आ रही हैं सर। बस और इसमें ट्रू है, नहीं बिल्कुल सही। हाँ, हमने बात शुरू की थी खवातीन की मदाखलत से और लड़ाई पहुंच गई वहां तक कि मियां बीवी का जो हसीन रिश्ता है, हाँ जी, उसको किस तरह से मलाइन करते हैं। हम खुद ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। बिल्कुल। इसमें देखें, ये वाहिद रिश्ता दुनिया का मेरे हवाले से जो ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन सबसे मजबूत रिलेशन है, बिल्कुल, और सबसे आसान रिलेशन है। हाँ जी। और इसमें सिंपली जैसा नवेद साहब कह रहे थे, नवेद साहब माशाल्लाह काफी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं अपनी। हाँ। इसमें अगर मियाँ और बीवी दोनों मिलके अपने झगड़ों को, अपनी डिफरेंसेस को कोप अप करें, सॉल्व करने की कोशिश करें तो आसान है। मतलब अगर बेगम साहिबा को रोजाना शाम को कहीं घूमने निकलना है और मियाँ उसकी टेक केयर कर ले तो इसमें कोई तहमत नहीं आ जाती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अक्सर खवातीन शक की या अपने जहन में जो उनके खदशात होते हैं उसके उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो मुखबिर ढूंढने लगती हैं, उनको स्पाइस चाहिए चक्करों में पड़ जाती हैं। नहीं, वो तो चले एक अलग सिनेरियो है, मुखबिर ढूंढती हैं। अगर खातून अपने हस्बैंड के दोस्तों को फोन करके पूछना शुरू कर दे कि जरा बताएं इनकी क्या टाइम टेबल है, किधर आते जाते हैं, आपके ख्याल में ये मुनासिब है? नहीं, इसमें देखिए मैं मतलब बहतर इंसान के बताऊं कि मैं खुद भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं छोटा बच्चा था, टीनेज बॉय था, तो मैं अपनी बहुत सी भाइयों का मुखबिर रह चुका हूँ। बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा किया बता दिया। अब आपके दोस्त आपको ढूंढ रहे होंगे। तो ना इसमें नो नहीं, इसमें देखिए मुखबिरी कब होती है? मुखबिरी जब होती है जब आप कोई लूपहोल छोड़ते हैं। हाँ। अगर आप स्ट्रेट अवे बता दें कि भाई मैं कहाँ गया था, मेरी एक कजन थी जिससे मेरी शादी ना हो सकी, उसके घर में गया था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सही चीज क्लियर रखिए ना। देखिए मामला जितने ज्यादा आप हिम्मत करके सच बोलेंगे ना उतने आपके मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का। और ये जरा मुखबिरों की दास्तान हम ख्वाजा साहब से भी सुनते हैं। ख्वाजा साहब, एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है लेकिन वापस आएंगे और आपसे पूछेंगे, ये कह रहे हैं सच बोलना चाहिए। हम तो ऐसे मर्दों को भी जानते हैं जो कुरान पे हाथ रख के बुलंद बांग कलमा पढ़ के भी झूठी कसम खा रहे होते हैं। इस बारे में तवे वाली बात आपने कहा, तवे पे क्यों बैठना है, वो तो मिसाल के जरा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप भी कॉल करके बताइए मर्द और खवातीन के झगड़े, खास तौर पे फैमिली के झगड़े, मदाखलत कहाँ हो कहाँ ना हो, और खुसूसन ये भी कि झगड़ा बढ़ता कैसे, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जब लाइफ में उड़ान भरनी हो तो बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, हेयर फॉल भी नहीं। ट्राई पैंटीन, जिसमें है प्रो विटामिन फॉर्मूला जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिनों में। बालों को अपनी तरह उड़ने दो, पैंटीन। एंड वेलकम बैक। हाँ जी, हम बात कर रहे थे मदाखलत कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए। तीसरा जब मामला बीच में आ जाता है सब कह रहे हैं बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है और मैं मर्दों की बहुत ज़्यादा साइड ले रही हूँ, लेकिन बात देखें जी असूल की है। ख़वातीन के जहन में अगर शक का बीज चला जाए तो आप सोच नहीं सकते कि क्या FBI क्या CIA रिसर्च करती होगी और तहकीक करती होगी जो ख़वातीन कर गुजरती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बच के रहना चाहिए। बड़ा ख़तरनाक जुमला होता है। पहले वो आके मर्द पूछती हैं, अपने शौहर से पूछती हैं बता दो क्या किया है, नहीं बताता तो कहते हैं ना बताओ पता तो मुझे चल ही जाएगा। ये ऐसे गोल्डन अल्फाज हैं जो हर एक ने सुने होंगे। ख्वाजा साहब, ये खवातीन की कुछ खास सलाहियत होती है कि वो पता लगा लेती हैं। मेंटालिटी भी है, यहाँ तो हमारे मुल्क में नहीं है लेकिन बाहर तो बाकायदा वो प्रोफेशनल स्पाई सर्विसेज हायर करती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना सेपरेशन के लिए वन ऑफ द ग्राउंड्स इज कि आप अपने हस्बैंड पे या हस्बैंड वाइफ के ऊपर
एडल्ट्री का चार्ज लगाए। हमारे इस्लाम में तो देखे ना, डिवोर्स और खुला सबसे आसान है। तो हम क्रिश्चियन लॉ में हम स्पाई के पास नहीं जाते, हम जुनैद बंगाली के पास जाते हैं। हाँ, वो निकलवाते हैं उसमें गड़वी में से कोई हाँ, वो कहते शबी बन जाएगी उसकी, जिसके साथ भी आ जाएगी। बिल्कुल वो बना के रखी होती है। हर एक की दुकान चल रही है इन्हीं मसाइल के ऊपर। आप ये देखें हैं कोई उधर ना स्लम एरियाज में रहते हैं और जनाब औरतें नई कारें लेके वो स्लम एरियाज में गई होती हैं। लेकिन मैं बाबा के पास वो करा रही है अमल कि मेरा घर आ जाए, पता करवा रही है कि हो क्या रहा है। ये देखिए दिस ऑल, यानी हम इसको मजाक में या हो सकता है लाइट हार्टेडली आप तक पहुंचा रहे हो, चाहे झगड़े की बात हो, चाहे मुखबरी की बात हो, या खुदा ना खासा ये तावीज़ गंडे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाना हो। डीप सीडेड आपकी इनसिक्योरिटी ये है। बता दो औरतों को कोई बाबा नहीं होता और कोई तावीज़ धग्गा नहीं होता, ये खामखा अपना पैसा जाया करती हैं। लेकिन जो कहने वाली बात है ख्वाजा साहब, हमें हम हर एक इंसान को अपना मुआवजा करना चाहिए। जो देखिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आपका आता है ना, उसके पीछे अंडरलाइंग इमोशन क्या है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ पोजेसिवनेस जागती है। आप कहते हैं कि जी मेरा हस्बैंड है, ये इधर उधर क्यों जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो एक निस्बत है, आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपके माशरे में आपकी पूरी साख इस बात से जुड़ी हुई है कि आप मिसेस सो एंड सो हैं, और आप उससे इतनी अटैच होती हैं डॉक्टर बिल्किस कि लोगों को बताएं कि वो इसके बगैर तस्वुर ही नहीं करती अपनी शख्सियत को, पर्सनालिटी का। अपनी बिल्कुल आप सही कह रही है, अपनी पर्सन। लेकिन इसका हरगिज मकसद नहीं है कि आप दूसरे को के मेरे पास आया था, उसने कहा मैं मिसेस फलानी का मियां हूं। जी डॉक्टर बिल्किस आप कह रही थी। हाँ डॉक्टर बिल्किस, मैं ये आपको ब्रेक में नाम भी बता दूंगा। अच्छा जी जी आप बताइए। वक्त ना डॉक्टर बिल्किस नहीं नवीद भाई के आगे बोलना मुश्किल होता है, वो कोर्ट में भी सारों नहीं बिल्कुल। मैं खवातीन से ये कहना चाहूंगी कि देखिए अपने मामला जब तक बेडरूम तक रहेंगे तब तक वो सही रहेंगे। मर्दों की एक फितरत मैं आपको बताती हूँ, कोई मर्द नहीं बताएगा, जब वो खुल जाएगा ना उसके बाद वो आपके हाथ नहीं आएगा, काबू नहीं आता। ये एक फितरत अल्लाह ने बनाई हुई है। तो जब तक आप उसके साथ खुद बात ना करें, खुद ना देखें, अपने मामलात अपने तक रखें, किसी से भी मशवरा ना करें अनलेस और अनटिल उसमें तशद्दुद का वाक़या ना हो रहा हो और आपकी ज़ात की बहुत नफ़ी ना हो रही हो। इतना ना कि ना बाज़ हस्बैंड होते हैं कि पूरे माशरे में हर जगह बड़े खुश मिजाज होते हैं, जैसे ही वो अपनी बेगम से मिलते हैं उनका अलग रूप आ रहा होता है, ड्रैकुला। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको हक है, लेकिन अगर वो आपका ख्याल रख रहा है, इसको मैं मजीद अगर डिफाइन कर दूं डॉक्टर बिल्किस कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपकी जान को खतरा है, बिल्कुल, दैट्स व्हेन यू नीड टू स्पीक आउट। या आपको फाइनेंशियली या अपनी इज्जत नफ्स के हवाले से आपको कोई रियल डेंजर है, अगर आप थ्रेट में हैं तो उस वक्त आपने चुप नहीं रहना या ये नहीं सोचना। और उसमें कई दफ़ा हम देखते हैं कि को डिपेंडेंस एक बड़ा यानी एक अजीब इसका पहलू, नफ्सियाती पहलू भी है। हम ऐसे किसी शख्स के साथ अगर होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है हम शायद उसकी मदद कर रहे हैं, दुनिया में कोई उसको नहीं समझता, चले जी उसको बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैंने उसका साथ देना है। अगर ये साथ देने के चक्कर में आपकी अपनी जान खतरे में है, तो आप यू नीड टू स्पीक आउट। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कुलसुम बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी कुलसुम, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही थी कि काफी देर से मैं देख रही हूँ कि खवातीन की जो है ना उसमें ज्यादातर वो किया जा रहा है कि उनकी मुदाखलत से घरेलू झगड़ों में जो है ना मसाइल होते हैं। क्या जेंट्स के मेल के मुदाखलत से नहीं होते? क्या वो नहीं करते इस काम को खराब? मैं तो आज तक बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि मेल हजरात की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, क्योंकि कुछ मैंने अब तो चेंज हो गई सूरत हाल। पहले तो ये थे कि खवातीन भी जमालों का किरदार अदा करती थी, अब तो मैंने बहुत सारे मेल्स को भी देखा है कि वो भी ये काम कर रहे होते हैं ना, बजाय बात को खत्म करवाने के जानबूझ के जो है ना ऐसा कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह ना ये। अच्छा, खुसूसन आपकी बात में बहुत वजन है। मुझे बताइए कि खुसूसन किसी खास रिश्ते की बात करिए, बेचारी सास और नन तो हैं ही बदनाम, आप क्या समझती है कि कौन सा रिश्ता होता है जो जरा मुदाखलत करके मेल मामलात को बिगाड़ता है? तो नन तो हैं बदनाम ना, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों में ये देखे कुछ ससुर हजरात भी ऐसे कर रहे होते हैं। सही, क्योंकि अब मैंने देखा है, पहले कभी नहीं होता था, तो लेकिन अब मैंने देखे थोड़ा कोई ऐसा उनमें घरों में कोई ऐसा देवर हो गया, कोई ऐसा छोटा बच्चा ऐसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो शर पसंदी है ना, ये एक कैफियत है, ये किसी में भी तारी हो सकती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या कोई भी। लेकिन बात इन्होंने बहुत अच्छी की है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है,
है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब और डॉक्टर बिल्कीस फॉर बीइंग हियर विद अस। मौजू बहुत वसी था, बड़ा ख़तरनाक था, लेकिन हम इससे बच बचा के निकल गए। उम्मीद है कि आप तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पहुँचा होगा कि जान को अगर ख़तरा है तो बोलना ज़रूरी है। मदाखलत भी इस नीयत से कीजिए कि घरों को बचाया जा सके, बजाय इसके कि लोगों के झगड़े को मज़ीद हवा दी जाए, यानी उसका पीसफुल सोल्यूशन निकालें। चाहे वो कोई सड़क पे होने वाला हादसा और उसका झगड़ा हो, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो, दो बहनों के बीच में झगड़ा हो, या हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा हो, और इसमें जो है ना खदशात को और डाउट को अपने जहन में ना आने दें कि मुखबिरों को और आमिल बाबाओं को आप बीच में लेके आ जाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।